हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 11th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सेल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। कोशिका की संरचना और कोशिका के प्रकार के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो सब्जेक्ट, ये जो आपका टॉपिक है बच्चों सेल, ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। आप पहले भी इस टॉपिक को क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास 11th में इस टॉपिक को रखने का रीजन ये है कि इसमें जो कुछ भी आपने 9th में अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ लिया है, आज हम गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। तो गोल्जी काय जो है, इसका आविष्कार किया था सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने। कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने 1898 में इसका आविष्कार किया था, मतलब इसकी खोज की थी। इसीलिए इसका नाम उन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय रख दिया गया। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इसको ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, यानी कि ये केंद्रक के पास हो रहा था। देयर वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। गोल्जी, कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इस पार्ट का नाम गोल्जी बॉडीज रख दिया गया। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स या सिस्टर्नी होती हैं, जिनका साइज जो है 0.5 नैनोमीटर से लेके 1.0 नैनोमीटर तक का इसका व्यास या डायमीटर हो सकता है। These are stacked parallel to each other। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल ये ऐसे स्टैक्ड होती हैं, और इस नीचे से ये एक थैले की जैसी संरचना, ऐसे इसमें ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो ये जो संरचना है जो ऐसे बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसको नाम दिया गया सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी किसमें प्रेजेंट होती हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं, और जो ये घुमावदार संरचना थी इसको नाम दिया गया क्या? सिस्टर्नी। The Golgi cisternae are concentratedly arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and the convex trans or the maturing phase, है ना। convex cis phase होता है और concave trans phase होता है। cis और trans जो phases हैं, cis का मतलब जो दबा हुआ, ट्रांस का मतलब ये जो फेसेस होते हैं ये आपस में लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। ये एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं। द गोल्जी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन, आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ये आपका सेल है तो सेल में बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच्ड क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अटैच्ड होता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 कोशिकांगों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा और अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये ये क्लोज एसोसिएशन में होता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी अंतर्द्रव्यी जालिका के साथ इसका क्लोज एसोसिएशन होता है। और अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहर राइबोसोम्स के दाने होते हैं जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जहां पे होती है राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू क्या होता है? पैकेजिंग होती है उसी प्रोटीन की, है ना। तो ये किसका काम करता है? बेसिकली ये पैकेजिंग का काम करता है। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है बच्चों,
1898 में, कौन से ईयर में? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले न्यूक्लियस के पास एक डेंस स्टेन लेने वाले रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब जालवत संरचनाओं को देखा और उसके बाद इसको क्या नाम दिया गया? इसी को गोल्जी बॉडीज का नाम दिया गया। इसमें कई फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं या जिन्हें हम सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। इसका डायमीटर यानी कि व्यास जो है वो 0.5 से 1.0 नैनोमीटर तक का होता है। ये सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पैरेलल लगी हुई हैं सिस्टर्नी, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्नी है उसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, मतलब बहुत सारी संख्या में होती है, संख्याएं अलग अलग हो सकता है। एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 10 सिस्टर्नी हो, किसी में 12 भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि अलग अलग संख्या हो सकती है। गोल्जी की जो सिस्टर्नी है वो न्यूक्लियस के पास कंसेंट्रिक रूप में लगी होती है। अब सिस्टर्नी में दो फेस होते हैं, एक तो होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। तो जो सिस फेस होता है उसको हम कॉन्वेक्स साइड या फॉर्मिंग फेस कहते हैं और जो ट्रांस फेस होता है उसको हम कॉनकेव या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। सिस और ट्रांस फेस पूरी तरह से अलग अलग होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन आपस में वो जुड़े हुए होते हैं। ये क्लियर समझ में आ रही है बात आपको? सिस और ट्रांस फेस होते तो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब गोल्जी ऑपरेटर्स का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन क्या है गोल्जी ऑपरेटर्स का? गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन फंक्शन ये है कि जो मटेरियल्स जैसे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, तो अंतर्द्रव्यी जालिका से ही ये गोल्जी बॉडीज भी जुड़ी हुई होती हैं। तो गोल्जी बॉडीज में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसकी पैकेजिंग करने और इंट्रासेलुलर टारगेट्स तक पहुंचाने का काम या पैकेजिंग करके सेल के बाहर पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती हैं। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल वेसाइकल के रूप में, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये वेसाइकल, ये क्या है? ये वेसाइकल्स के रूप में पैक हो गया है ना, इसमें प्रोटीन जो है क्या हुई? पैक हो गई। तो पैक हो करके वेसाइकल के रूप में ये सिस फेस से फ्यूज हो जाता है, ये सिस फेस से फ्यूज हो जाता है और सिस फेस से फ्यूज होने के बाद फिर क्या होता है? मैच्योरिंग फेस की ओर ये मूव करता है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक क्लोज एसोसिएशन है। अब ईआर पर राइबोसोम्स के द्वारा बनी हुई जो प्रोटीन्स होती हैं वो गोल्जी ऑपरेटर्स के ट्रांस फेज के द्वारा रिलीज होने से पहले गोल्जी की सिस्टर्नी में ये मॉडिफाई हो जाती हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन का प्रमुख स्थल है। मतलब गोल्जी बॉडीज का क्या क्या काम आपको बता दिया अभी तक फंक्शन। गोल्जी बॉडीज का भी फंक्शन आपको ये बता दिया गया कि एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन जो बन रहा है उसकी पैकेजिंग का काम किसका है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। और इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो इतनी जानकारी आपको गोल्जी काय के बारे में या गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में काफी है, जिसमें आप उस वैज्ञानिक का नाम याद करेंगे जिन्होंने गोल्जी ऑपरेटर्स की खोज की थी स्टेनिंग के द्वारा, है ना, कि न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर है जिसको गोल्जी काय, उन्हीं वैज्ञानिक जिन्होंने इसको खोजा था उन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी काय नाम बाद में दे दिया गया था। बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्नी वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका व्यास आपको बताया गया और दो फेजेस होते हैं, सिस और ट्रांस फेज होता है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और पैकेजिंग के रूप में ऐसे वेसाइकल्स के रूप में पैकेजिंग हो जाती है प्रोटीन की जो बाद में ट्रांस फेज की तरफ मूव करते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस में या कोशिका के बाहर जहां आवश्यकता है वहां पहुंचा दिए जाते हैं। ये आपका हो गया गोल्जी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में। तो ये लाइसोसोम्स जो होते हैं दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकुलर स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं
formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। अब Golgi apparatus के बारे में आपने पढ़ लिया। Golgi apparatus में जो पैकेजिंग की प्रोसेस हो रही थी, उसी प्रोसेस के दौरान ये लाइसोसोम्स जो हैं ये बन जाते हैं। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, है ना। हाइड्रोलेजेस कौन कौन से होते हैं? लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस। लाइसोसोम्स का निर्माण हो जाता है गोल्जी बॉडीज की वेसाइकल्स, जब वेसाइकुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं पैकेजिंग की प्रोसेस के दौरान, तो उसी समय लाइसोसोम्स का निर्माण हो जाता है ना। ये एसिडिक पीएच में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमल एक्टिविटी इनकी होती है एसिडिक पीएच में। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids। अब लाइसोसोम्स क्या हैं? छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स जो है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम्स होती है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन सा है? लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी तरीके के मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कि कोशिका भी अगर डैमेज होने लग जाए और उसकी रीजनरेशन की चांसेस ना रहे तो पूरी की पूरी कोशिका को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम्स को हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एक ऐसा कोशिकांग है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है और प्लांट सेल का 90% तक का स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर लेता है वैक्यूल। और एनिमल सेल में या तो ये नहीं होता है या होता है तो बहुत छोटा होता है। ठीक है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल। इट कंटेन्स वाटर, सैप, excretory product and other materials not useful for the cell। यानी वैक्यूल्स के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल का स्टोरेज हो जाता है। 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था कि जो वैक्यूल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन सेल्स से बनते हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो बहुत यंग सेल्स होती हैं, उनमें निरंतर विभाजन होता रहता है, इसलिए उनमें कोई एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल नहीं पाया जाता है। इसलिए वैसी सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होती, या होती हैं तो बहुत छोटी साइज में होती हैं। लेकिन नॉर्मल प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होती है और उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो स्टोर होते हैं। The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast। ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको जैसे पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको एक एग्जाम्पल, जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। ये है आपका इम्पोर्टेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि जो वैक्यूल्स की आउटर कवरिंग होती है, वैक्यूल्स की जो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? ट्रोपोप्लास्ट, ट्रोफोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट ऐसे करके आएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखना है कि वैक्यूल्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो है वो 90% तक का वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर लेती हैं। और इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? सांद्र से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो टोनोप्लास्ट क्या काम करता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये मॉलिक्यूल्स की गति को बढ़ा देता है, यानी कि
उसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट टोनोप्लास्ट ये काम करता है। ठीक है, वैक्यूल्स जो है, कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध काम करता है। तो इससे क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है। मतलब ये साइटोप्लाज्म से क्या करता है, वैक्यूल्स का क्या काम है, स्टोरेज का। साइटोप्लाज्म से ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध काम करता है। तो यानी कि वैक्यूल्स के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम होता है। और ये किस कारण से हो पाता है, ये उसी आउटर कवरिंग के कारण हो पाता है जो किस चीज की बनी हुई होती है, टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। तो ये पॉइंट सभी बच्चे नोट कर सकते हैं, मतलब को नोट करना चाहिए, आप नोट कर लीजिए ये पॉइंट कि जो आउटर कवरिंग है वैक्यूल्स की, ये टोनोप्लास्ट से बनी हुई होती है। जैसे आपका अमीबा है, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होती है एंड एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। और फूड वैक्यूल्स बनती हैं जब, जैसे प्रोटिस्टा में, आप सभी को पता है कि प्रोटिस्टा और मोनेरा ये दोनों ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें फूड पार्टिकल्स अमीबा में जब इनगल्फ कर लेता है तो फूड वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। अब लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स की लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के डायग्राम्स मैंने रखे थे, लेकिन वो अब मैं आपको किसी और दिन अगले सेशन में दिखाऊंगी। लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के डायग्राम्स भी मैं आपको दिखा दूंगी। लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स का जो डायग्राम है उसमें वही आउटर कवरिंग में टोनोप्लास्ट की बनी हुई आउटर कवरिंग होती है। लाइसोसोम्स के बारे में आप टिप्पणी कभी कभी आ जाता है लिखने के लिए। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है बच्चों, वो है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं, ये स्पेशलिटी किनकी है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स, और यूग्लिनॉइड्स में भी ये पाए जाते हैं। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, इसलिए ये आपको माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिखाई पड़ते हैं। दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स thus imparting specific colors to the plant। आपने देखा है कि जो पौधे होते हैं उनमें अलग अलग कलर होता है। टमाटर लाल रंग का होता है, पत्तियां हरे रंग की होती हैं, गाजर ऑरेंज कलर का होता है, बैगन जो है वो बैंगनी रंग का होता है। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर अलग अलग कलर में आपको प्लांट्स में दिखाई पड़ता है। तो ये जो होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है बच्चों लवक के कारण। प्लास्टिड्स की प्रेजेंस के कारण ये कलर का कॉम्बिनेशन आपको प्लांट्स में दिखाई पड़ता है। दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, उनमें प्लास्टिड्स जो है उनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए स्पेसिफिक कलर्स उस प्लांट पार्ट को मिलता है। अगर हम पिगमेंट की टाइप के आधार पे प्लास्टिड्स जो है वो उनको हम अलग अलग 3 भागों में बांट सकते हैं। Based on the type of pigments, plastids can be classified into 3 groups: chloroplasts, chromoplasts और leucoplasts। 3 नाम सभी बच्चे नोट करेंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। The chloroplasts contain chlorophyll। आप सभी को पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी ये जो आपको स्क्रीन में डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ ऐसी चीज है कि यदि ये पत्ती के अंदर नहीं होगी तो पत्ती के अंदर वो क्षमता नहीं होगी कि वो सूर्य के प्रकाश को रोक सके और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर सके। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है किस पर? प्लास्टिड्स के रूप में जो पौधे में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उस पर। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है उस पार्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है ना। प्रकाश संश्लेषण केवल उसी भाग में होता है जहां पर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। पौधे का हर वो भाग जो हरे रंग का है वहां पर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, यही इसी के अंदर ये पावर होती है, इसी के अंदर ये क्षमता होती है कि वो हरित लवक के रूप में मौजूद होता है और सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को ये ट्रैप कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स क्या होते हैं? दूसरे प्रकार का आपका है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? कैरोटीन, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसी तरह से क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और कुछ ये क्या करती हैं? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो मतलब टमाटर का रंग लाल क्यों है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। गाजर का रंग ऑरेंज कलर का क्यों है या रेडिश क्यों है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। उसमें कैरोटीन नाम का पिगमेंट, ज़ैंथोफिल्स नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। मिर्च है उसमें क्या प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। गाजर ऑरेंज है उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। टमाटर लाल है उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। और तीसरे प्रकार का प्लास्टिड, पहले प्रकार का हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरे प्रकार का हो गया क्रोमोप्लास्ट। तीसरे प्रकार का प्लास्टिड कहलाता है बच्चों जो कलरलेस होता है, जिसमें कोई भी कलर नहीं होता, वो रंगहीन होता है। द ल्यूकोप्लास्ट are the colorless plastids of varied shapes and sizes with stored nutrients। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनमें ये ऐसे लवक हैं जो रंगहीन हैं, जिनमें रंग जो रंगीन नहीं है ना। अब ये भी 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च को स्टोर करता है जो, यानी आलू में स्टार्च को जो स्टोर कर लेता है। आलू कैसा है? कलर्ड तो नहीं है, वाइट है। वाइट है मतलब रंगहीन हम उसको कह सकते हैं। तो उसमें अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो दिया गया है। इलायोप्लास्ट क्या करते हैं? ऑयल्स को स्टोर करते हैं। इलायोप्लास्ट जो है वो किसको करते हैं स्टोर? ऑयल्स को। जैसे बादाम के अंदर तेल स्टोर होता है, मूंगफली के अंदर ऑयल स्टोर होता है, तो वो स्टोर कौन करता है? प्लास्टिड्स के रूप में इलायोप्लास्ट उसको स्टोर करते हैं। और फैट्स, वेयर इज द इल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन्स को। इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं? ऑयल्स और फैट्स को, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को, है ना। इसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि
डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। इसमें आपका ये डिस्क शेप्ड संरचना है जो एक के ऊपर एक, जैसे सिक्कों की गड्डी होती है उस तरीके से ये नीचे ऊपर बोरी के जैसे, ये जो अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये, इसके अंदर ये जो ग्रेनम है ना, इसके अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं और जो क्लोरोफिल है वो इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर का जो स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं और इसमें बीच में जो अटैच्ड हैं ये लैमेला कहलाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे बच्चों। आज आपने प्लास्टिड्स के बारे में जाना और राइबोसोम्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और अगले सेशन में हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में जान लेंगे और थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसको क्लियर हो जाए। आज की क्लास में इतना ही। क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, तो उसमें ध्यान से पढ़ते हुए हम आगे चल रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।